स्वागत है आपका अपना हिमाचल में। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। मंत्रियों के कामकाज और वैक्सीनेशन पर हो सकती है चर्चा। हिमाचल में कोरोना बेदम। बीते 24 घंटों में एक कोरोना संक्रमित की मौत, 139 नए पॉजिटिव केस। हिमाचल विशेष टीकाकरण अभियान में 62,104 लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने 1.25 लाख शिक्षक, गैर शिक्षक छात्रों को टीका लगाने का रखा था लक्ष्य। अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन में सरकार। सीएम जयराम के आदेश। अवैध खनन में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे अधिकारी। कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा पर लगी रोक का हर साल 15 जुलाई के बाद शुरू होती है यात्रा। 2 साल से जाने पर रोक। 1 जुलाई से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू। 317 रूट पर चलेंगी बसें। एचआरटीसी में शामिल 205 नई बसें। परिवहन मंत्री का बयान। शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होंगे बस अड्डे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का बीजेपी पर निशाना। प्रदेश में नहीं कानून व्यवस्था। कांग्रेस ने उठाई किसानों और बागवानों की आवाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। करीब 12 बजे हरियाणा निवास में होंगे मीडिया से रूबरू। महेंद्रगढ़ में किराना व्यापारी से फिरौती मांगने पर एक्शन। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 50 लाख की मांगी थी फिरौती। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। संक्रमण दर में बहुत हद तक गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें संक्रमितों का आंकड़ा 1,654 हुआ है। आपको बता दें कि अब तक 1,96,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट में बहुत हद तक सुधार जो है वो दर्ज किया गया है। तो अब तक 3,461 लोगों ने दम तोड़ा है। कोरोना की वजह से डेथ रेट में भी कमी आई है। लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। संक्रमण दर में बहुत हद तक कमी दर्ज की गई है और संक्रमितों का जो आंकड़ा है उसमें भी कमी आई है। 1,654 और अब तक 1,96,837 लोग ठीक हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब तक 3,461 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना की वजह से। रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर नूरपुर से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां, बीजेपी पर निशाना साधा है। नूरपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस ने बीजेपी के जन विरोधी निर्णय का विरोध किया है। कांग्रेस ने किसानों बागवानों की आवाज उठाई है। प्रदेश में नहीं कानून व्यवस्था, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो बता दें आपको, कांग्रेस ने किसानों और बागवानों की आवाज उठाई है। कुलदीप राठौर ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कमेटी ने निर्णय दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, इनके जो जन विरोधी निर्णय है, हम इन निर्णयों के खिलाफ जन आक्रोश सप्ताह जो है हमने शुरू किया। इसमें जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, हमारे जो किसान और बागवानों की जो अनदेखी हो रही है, कि बहुत ज़्यादा फसलों का हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं है। उसी तरह समाज का हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हों, हमारे छोटे व्यवसायी हों, छोटे दुकानदार हों, किसी को कोरोना के समय में कोई मदद नहीं। जो कानून व्यवस्था है वो बड़े जर्जर हालात है। क्योंकि मंडी में मैंने ये बात नहीं कही थी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ा। क्योंकि एक समय था जब पंजाब में बहुत ज़्यादा कारोबार था, उस वक्त उड़ता पंजाब की बात होती थी। लेकिन जब से वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ लगाम लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कारोबार हिमाचल शिफ्ट हो। आज दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ तक चिट्ठा पहुँचे। और मेरा ये मानना है, जब तक राजनीतिक संरक्षण ना हो तो ये कारोबार नहीं हो सकता। कि कुल्लू में जो घटना हुई कि किस तरह से पुलिस के एक बड़े अधिकारी जिन पे जिम्मेवारी
लोगों को संरक्षण देने की है, लोगों को प्रोटेक्शन देने की है। जो मारपीट की घटना वहाँ हुई उससे ना केवल जो पुलिस के कर्मी हैं उनका मनोबल गिरा है, बल्कि जनता में एक बहुत गलत संदेश किया है। और ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में हुआ। और अभी जो धर्मशाला की ये घटना हुई उसका भी हमें दुख है। और विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कई मुद्दों को लेकर कुलदीप सिंह राठौर ने निशाना साधा है प्रदेश सरकार पर, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो नशे का बढ़ता कारोबार हो, बेरोजगारी हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का लगातार अभियान जारी है सरकार के खिलाफ। बिल्कुल अंजलि, और कांग्रेस जो है, क्योंकि इस समय चुनावी समर जो है वो शुरू हो रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में अब 3 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे और तीनों उपचुनावों के लिए बीजेपी जो है वो महामंथन कर रही है, मंथन बैठकें जो है वो चल रही हैं। वहीं दूसरी कड़ी में जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी हमलावर रुख इख्तियार किए हुए है और इसी कड़ी में अब जन आक्रोश सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है। जन आक्रोश सप्ताह के तहत अब कई तरह के कार्यक्रम जिला मुख्यालयों में किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस लगातार अब जनसंपर्क लोगों से साध रही है और जनता के बीच में जाकर ये बात बताई जा रही है कि किस तरह से कानून व्यवस्था जो है वो ठप है। इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगते रहे हैं और हाल ही में जिस तरह से कुल्लू का प्रकरण हुआ, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं आपस में भिड़ते नजर आए, लात घूसे चले, ये सबने देखा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वर्दी दागदार हुई है और जो छवि है हिमाचल पुलिस की वो एक बार फिर से खराब हुई है। तो इसको इन तमाम चीजों को, मुद्दों को भुनाने की कोशिश जो है अब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी और भी कई जगह जो है इसी तरह से प्रदर्शन किए जाएंगे, रैलियां जो है वो की जाएंगी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन उनसे पहले जो बेरोजगारी है या फिर बढ़ती हुई महंगाई है, ये तमाम तरह के मुद्दे जो हैं कानूनी व्यवस्था के साथ साथ रहेंगे और इनको लेकर जनता के बीच में जो है कांग्रेस पार्टी जा रही है। हाल ही में जो अब जिस तरह से हमने देखा कि भाजपा के जो विधायक हैं उनके ऊपर भी आरोप लगे कि उनकी धर्मपत्नी जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट जो है उनके साथ की जाती है। हालांकि अब उनकी पत्नी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को, ये गलती से ये चीजें हुई हैं, हमको FIR दर्ज जो है वो नहीं करानी है, लेकिन कोर्ट में वो जरूर जाएंगी। तमाम चीजें हैं और इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और राज्य सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। दबाव इसी चीज को लेकर है कि महंगाई के लिए सोचा जाए, राज्य सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई निर्णय ले, फैसला ले और इसके साथ साथ जो महंगाई है या फिर बेरोजगारी है या फिर कानून व्यवस्था, इसको लेकर चीजें दुरुस्त करने की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। और जाहिर तौर पर विकास, जिस तरीके से अब एक्शन मोड में कांग्रेस यहाँ पर लग रही है, क्योंकि तमाम मुद्दों को यहाँ पर उठाया जा रहा है, छोटे से छोटे मुद्दे को भी कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर उठा रही है। संकेत आगे के साफ हैं कि कांग्रेस ने अब ये ठान लिया है कि ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इन्हीं को लेकर पूरी तरीके से चुनावी मोड में अटैकिंग जो है वो सरकार पर की जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, हम लंबे समय से हम ये देख रहे हैं, जब से कोरोना काल चल रहा है तो जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव की बात कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है कि जयराम सरकार का कोई कंट्रोल जो है वो अधिकारियों के ऊपर नहीं है, कमांड किसी तरह की नहीं है, इस तरह के आरोप जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगते रहे हैं। लेकिन इन सबसे परे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर और कोरोना काल में लोगों की मौतें हो रही हैं या लोग सुसाइड कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर मुद्दे जो है वो बनाते रहे हैं। लेकिन इन सबसे परे अब चुनावी समर, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 उपचुनाव हैं, एक सांसद का उपचुनाव है लोकसभा सीट का मंडी का, इसके अलावा फतेहपुर सीट है जो कि विधानसभा का उपचुनाव है और इसी तरह से जुब्बल कोटखाई का भी उपचुनाव है विधानसभा का। तो ऐसे में 3 उपचुनावों को मद्देनजर देखते हुए कांगड़ा एक बहुत बड़ा जिला है और इसी कड़ी में कांगड़ा का रुख जो है अब कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जो है नूरपुर में भी इसी तरह की कुछ बातें कहते जो है वो नजर आए और लगता यही है कि आने वाले दिनों में तेजी जो है इन आरोप और प्रत्यारोप में और ज्यादा आने वाली है, क्योंकि पार्टियां भी तल्ख हैं और ऐसे में कोशिश पूरी है कि जनता को किसी तरह से ये बताया जाए कि किस तरह से जयराम सरकार जो है वो विफल रही है, क्योंकि घेरने की तैयारी पूरी है। वहीं जयराम सरकार की तरफ से किस तरह से पलटवार किया जाता है ये भी अब आगे देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर कुल्लू से आ रही है। श्रीखंड महादेव यात्रा को किया गया रद्द। जी बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर कुल्लू से। कोरोना के कारण प्रशासन ने रोक लगाई है। जी हाँ, रोक लगाई है। हर साल 15 जुलाई के बाद ये यात्रा शुरू होती है, लेकिन अब रोक लगाई है कोरोना के चलते। 2 साल
से जाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई हुई है। श्रीखंड महादेव यात्रा को रद्द किया गया है। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता रहे हैं आपको। तो कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर, कुल्लू से आ रही है ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें प्रशासन की मनाही पड़ी महंगी। जी हां, प्रशासन की मनाही महंगी पड़ी। दरअसल श्रीखंड यात्रा पर गए युवक की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मना करने के बावजूद यात्रा पर 6 युवक गए थे। इस दौरान हादसा हुआ उनके साथ। दिल्ली के एक युवक की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। डीएसपी आनी रविंद्र नेगी ने इसकी पुष्टि की है। तो बता दें आपको कुल्लू से बड़ी खबर, प्रशासन की मनाही महंगी पड़ी है। श्रीखंड साहिब की यात्रा पर रोक थी कोरोना के चलते और फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है 6 युवक जो गए थे वहां पर उनके साथ हादसा हुआ है। हमारी सहयोगी महिमा कंवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महिमा, प्रशासन की मनाही के बावजूद भी युवक वहां पर पहुंच गए और हादसा उनके साथ हुआ है, ऐसी खबर मिल पा रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा अंजलि। सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में है शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा और ऐसे में इस बार भी इसको कोविड के चलते फिलहाल के लिए बंद किया गया। लेकिन इस जोखिम भरी यात्रा को बिना प्रशासनिक सुविधाओं के चोरी छिपे कुछ लोग कर रहे हैं। प्रशासन की मनाही के बावजूद आपको बता दें कि श्रीखंड महादेव यात्रा पर 6 युवक निकले थे, जिनमें से दिल्ली के एक युवक की मौत हो गई और डीएसपी आनी रविंद्र नेगी ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 25 जून को 6 युवकों का दल अपनी गाड़ी निर्मंड के जाओ में खड़ी करके वो लोग श्रीखंड यात्रा के लिए निकले थे और ऐसे में इस दल में शामिल दिल्ली के एक युवक की पार्वती बाग में ग्लेशियर में गिरकर फंसकर उसकी मौत हो गई, गंभीर चोटें लगने से। और अंजलि, ये भी बताया जा रहा है कि ज्यादा ठंड होने के कारण उसकी मौत हुई और सूचना मिलने के बाद पुलिस रेस्क्यू टीम के अलावा प्रशासनिक रेस्क्यू दल भी मौके के लिए रवाना हुआ था, लेकिन फिलहाल उसको नहीं बचा पाए और उसकी मौत हो गई। बिल्कुल महिमा, हालांकि अभी फिलहाल वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची है। जो बाकी 6 लोग हैं अभी उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अंजलि, फिलहाल इसके बारे में अधिकारियों से इस बारे में बातचीत अभी फिलहाल नहीं हो पाई, लेकिन कहा जा रहा है जो 5 लोग हैं वो सुरक्षित हैं और एक की फिलहाल मौत हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासन की तरफ से मना किया गया था तो उसके बाद वो लोग वहाँ कैसे पहुंचे। और लोगों को भी समझने की जरूरत है अंजलि की जब किसी चीज के लिए मना की जाए तो लोगों को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महिमा सिंह कंवर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरोना के दूसरी लहर के धीमा पड़ने के बाद हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। अब ऐसे में 1 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही भी शुरू हो रही है। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कमर कस ली है। पहले चरण में निगम करीब 70% बसें ही शुरू करने जा रहे हैं और वहीं आपको बता दें पहले चरण में HRTC 317 रूट्स पर बसें चलाने जा रहा है। इसमें ऑर्डिनरी बसों के साथ सेमी डिलक्स और वोल्वो बसें भी शुरू की जा रही हैं। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिमला में बताया कि कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से 50% सवारियों के साथ सामान्य से लेकर वोल्वो बसें शुरू की जा रही हैं। इसमें दिल्ली के लिए 52 बसें शुरू की जा रही हैं, जिनमें से 38 सामान्य बसें हैं, 12 वोल्वो और 2 डीलक्स बसें शामिल हैं। वहीं चंडीगढ़ के लिए 66 बसों में से 63 ऑर्डिनरी और 2 सेमी डिलक्स और 1 वोल्वो बस शामिल है। बसेस फर्स्ट फेज में चलेंगी 317 सर। और ये भी बता देता हूँ मैं कि दिल्ली के लिए वोल्वो 12, डीलक्स 2, ऑर्डिनरी 38, टोटल सर्विसेज 52। चंडीगढ़ के लिए वोल्वो 1, डीलक्स 2, ऑर्डिनरी 64 और हरिद्वार के लिए वोल्वो 1 और ऑर्डिनरी 24 एंड अदर्स उसमें 1 एंड 173 बाकी जगह के लिए, तो टोटल। और संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, फिलहाल 1 जुलाई से जो अंतर्राज्यीय बसें हैं उनका संचालन भी शुरू हो जाएगा, जाहिर तौर पर यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत। निश्चित रूप से यात्रियों के लिए भी रहेगी और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो इमरजेंसी केसेस में लोग जो है बाहर जाते हैं, जिस तरह से किसी का कोई एग्जामिनेशन है, जो चंडीगढ़ जो है वो, क्योंकि सबसे निकटवर्ती राज्य जो है वो चंडीगढ़ है यहाँ से, और ऐसे ही हरियाणा है, दिल्ली है, तमाम ये जगहें जहाँ पर आवाजाही जो है वो लोगों की रहती है। और इसी कड़ी में
हिमाचल प्रदेश से आने जाने वाले लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अभी तक लोग जो है वो अपनी गाड़ियों से सफर कर रहे थे, क्योंकि बाहरी राज्यों के लिए कोरोना काल में क्योंकि ये प्रतिबंध लगाया गया था कि बाहरी राज्यों में आवाजाही जो है वो HRTC यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम नहीं करेगा। इसी कड़ी में अब ये ऐलान किया जा रहा है कि 1 तारीख से, क्योंकि पिछली कैबिनेट की बैठक में ये जो है इसको फैसला लिया गया था कि अब कोरोना के जो केसेस हैं उनमें कमी आ रही है, और ऐसे में जब बंदिशें हटा दी जा रही हैं तो क्यों ना बाहरी राज्यों के लिए बसेस को वो चलाया जाए, जिससे जो छात्र हैं जो बाहरी राज्यों में आते जाते हैं या अन्य किसी काम से जो है लोग आएंगे जाएंगे, या फिर पर्यटन की दृष्टि से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शिमला आना चाहते हैं जो कि बस से आते थे। तो ऐसे तमाम चीजों को देखते हुए अब राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि 1 तारीख से 70% बसों को जो है वो चलाने की अनुमति यहाँ पर की गई है। हालांकि पिछले कल परिवहन विभाग की एक बैठक थी, BOD की बैठक थी, उसमें भी ये फैसला लिया गया कि अब वॉल्वो से लेकर जो ऑर्डिनरी जो बसें हैं तमाम ये बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी, लेकिन 70% बसों को ही चलाने की अनुमति दी गई है। 317 रूट जो कि बाहरी राज्यों के लिए हैं उनके लिए बसें चलाई जाएंगी, लेकिन 50% सवारियों की क्षमता के साथ। बिल्कुल 50% सवारियों की क्षमता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दरअसल राज्य में अवैध खनन संबंधी गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य में अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। बता दें आपको कि सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना जिले के स्वां नदी और साथ ही जिला कांगड़ा का मंच क्षेत्र अवैध खनन की दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील है। राज्य सरकार ने खनिज ढुलाई और अवैध खनन को रोकने के लिए ऊना जिले के गगरेट, पंडोगा, बठेरी, पुलियान और साथ ही मेहतपुर में 5 पड़ताल चौकियां स्थापित की हैं। और बता दें आपको कि दरअसल सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अवैध खनन से ज्यादा कड़ाई से के साथ निपटने के लिए दंड का प्रावधान भी किया है, और तो और अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की कैद का प्रावधान किया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम और साथ ही बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार को परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बता दें आपको कि बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। HRTC की BOD बैठक में दरअसल 205 नई बसों को खरीदने की मंजूरी दी गई है। वहीं BOD के पीस मिल वर्करों को न्यूनतम दिहाड़ी देने का फैसला भी लिया गया है। पीस मिल वर्करों को अब प्रतिदिन 275 रुपए मिलेंगे और अभी तक इन्हें काम के हिसाब से पैसे मिला करते थे। 317 इंटरस्टेट बसेस फर्स्ट फेज में चलेंगी, 317 सर। और ये भी बता देता हूं मैं कि दिल्ली के लिए वोल्वो 12, डीलक्स 2, ऑर्डिनरी 38, टोटल सर्विसेज 52, चंडीगढ़ के लिए वोल्वो 1, डीलक्स 2, ऑर्डिनरी 64, और हरिद्वार के लिए वोल्वो 1 और ऑर्डिनरी 24 एंड अदर्स उसमें 1 एंड 173 बाकी जगह के लिए, तो टोटल हमारा 370। उधर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार का राहत पैकेज को लेकर धन्यवाद किया। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी जानकारी दी। देश भर के लिए 6,29,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी एक पैकेज की जो अनाउंसमेंट हुई है, जिसका पूरे देश भर में अभिनंदन हुआ है, स्वागत हुआ है। और मैं भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से उसमें हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से कोविड के कारण जो इकोनॉमी प्रभावित हुई है, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनको इसमें बहुत बड़ी राहत होगी। निश्चित रूप से हम तैयारियां लगातार जारी रखे हैं। हालांकि कोविड के मामले काफी कम हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है कोविड के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अभी तक हमने कायम रखा है, उसी तरह से रखा है तैयारियां, क्योंकि ये नंबर कब बढ़ जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस सूरत में हमने उस सारी चीजों को बिल्कुल इंटैक्ट रखा है, तैयार रखा है, और अभी अवेटेड है कुछ एक हमारे जो सैंपल की रिपोर्ट्स, और जिनमें म्यूटेशन डिटेक्ट हुआ वो नंबर 235 है। और 235 के बाद फिर उसमें ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो डेल्टा का जो वेरिएंट जो की आप जिक्र कर रहे हैं, तो 79 है ये टोटल नंबर, ये पाया गया। लेकिन डेल्टा प्लस कोई नहीं,
डेल्टा प्लस का कोई भी अभी तक मामला डिटेक्ट नहीं हुआ। ये मैं आपकी जानकारी के लिए देना चाहता हूँ। उधर हिमाचल प्रदेश में जल्द कॉलेज परीक्षाओं को करवाने का फैसला लिया गया है, लेकिन छात्र संघ इन परीक्षाओं को न करवाने की मांग कर रहा है और वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्रमोट करने की मांग कर रहा है। दरअसल छात्र संघ का कहना यह है कि कई कॉलेज छात्रों का अभी तक कोरोना टीकाकरण नहीं हुआ है और जिसके चलते ही उन्हें कोरोना संक्रमण का डर है और छात्र चाहते हैं परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाए या फिर उन्हें प्रमोट किया जाए। और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर एनएसयूआई ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में धरना प्रदर्शन किया। हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर किन्नौर की है, जहां पर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की। दूसरी तस्वीर हमीरपुर की है, जहां छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर कुल्लू की है, जहां पर छात्र संघ ने अपनी मांगों को लेकर डीसी कुल्लू के माध्यम से प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। चौथी तस्वीर ऊना की है, जहां पर छात्र संघ अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों के अनशन पर बैठा है और सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि सरकार अगर मांगों को नहीं मानती है तो छात्र संघ सड़कों पर उतरेगा, बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए।